Okay, what we are supposed to do, हमने कौन सी वैल्यू के साथ कंपेयर किया था? 1 लाख के साथ। तो वापस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इनटू डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर। इसको सिंप्लीफाई करो, 15 प्लस इसका डिफरेंस कितना निकलेगा? 17703। फिर 19। ओके, ये दोनों नेगेटिव होगा यस सर। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिवाइड हाँ 17703 डिवाइड बाय 19888 0.89। So our answer is, देखो मैच हो गया। सिंपली किया क्या हम लोगों ने, कोई भी एक फॉर्मूला यूज किया इधर ऑफ फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का टेबल यूज किया तो है ना, फॉर्मूला देखो, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया तो फ्यूचर वैल्यू के टेबल में देखा। इसकी जगह अगर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते तो प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में देखते। अब क्या देखना था? जो भी इसका आंसर आ रहा था उससे एक कम और एक ज्यादा। वी गॉट टू नो दैट जो हमारा आंसर आ रहा था 40 है ना, उससे एक फिगर ये कम ले लिया और एक फिगर ज्यादा। इट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। अगेन सिमिलर टू डिबेंचर, अ बॉन्ड मे बी अमोर्टाइज्ड एवरी ईयर। हम उसका पेमेंट हर साल थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। सपोज मैंने 5 करोड़ रुपए की बॉन्ड इशू की और कंडीशन रखा कि मैं हर 2 साल पे एवरी 2 years आई विल पे 1 करोड़, लाइक दिस। दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। ना, मैं पूरा अमाउंट एक साथ पे नहीं करना चाहता हूँ, आई विल पे इन पार्ट। So in such a situation, the principal will go down with annual payments. जैसा जैसा आप पेमेंट करते जाओगे, है ना, सपोज आपने 2 साल के बाद 1 करोड़ रुपए दे दिया तो अब बचेगा 4 करोड़ रुपए, इंटरेस्ट लगेगा 4 करोड़ रुपए, फिर लगेगा 3 करोड़ रुपए, फिर 2 करोड़ रुपए, एंड ग्रेजुअली इट विल कम डाउन टू नील। द कैश फ्लोज ऑफ द बॉन्ड्स विल बी अनइवन। कैश फ्लो कैसा होगा? अनइवन। ऑब्वियस है क्योंकि इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता रहेगा। So the formula for determining the value of bond or debenture that is amortized every year, मुझे आज बॉन्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टुडे आई एम सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ओके, तो मैंने जिस तरह से ये थियोरी पढ़ा उस हिसाब से देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 2, इसी तरह से कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 3, है ना, ऐसा करते जाएंगे। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ेगा वैसे वैसे इधर, है ना, रेस टू 1 रेस टू 2 करते जाएंगे हम लोग। लेट्स सी हाउ इट इज डन। RBML is proposing to sell a 5-year bond of ₹5,000। 5,000 रुपए का है, 5,000 में बेच रहे हैं ऐसा नहीं बोला है। What they've said, the value of bond is, sorry, the face value is ₹5,000 at 8% interest पर एनम। मतलब इस पे हम लोग हर साल 8% इंटरेस्ट। तो इफ द वैल्यू इज 5,000 द इंटरेस्ट वुड बी 400। द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। 5 साल का है तो हम हर साल कितना लौटाएंगे? वी विल रीपे ₹1,000 एवरी ईयर। सपोज अगर मैंने आज 0 ईयर पे ₹5,000 लिया है
तो मैं फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट दूंगा, आई विल पे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 400। एक साल के बाद मैं 1000 रुपये लौटा चुका हूँ, तो अब इंटरेस्ट लगेगा 4000, फिर इंटरेस्ट लगेगा 3000। एवरी ईयर 80 रुपीज कम होता जाएगा। इफ यू सी द डिफरेंस इज कांस्टेंट, क्योंकि रीपेमेंट भी कैसा है, कांस्टेंट है। वो फर्स्ट ईयर के एंड में 400 रुपये देंगे, 400 प्लस 1000 मतलब 1400 रुपये देंगे, बराबर ना। 400 रुपये इंटरेस्ट का और 1000 रुपये प्रिंसिपल रीपेमेंट। अगले साल 1000 रुपये प्रिंसिपल, 320 रुपये। तो योर अमाउंट विल रिड्यूस अगेन बाय 80 रुपीज एवरी ईयर। और 5 साल में ये खत्म। अब करना क्या है, सिंपल। देखो, the above cash flows of all 5 years will be discounted with the cost of capital. Here the expected rate of 6% will be used. कहाँ से आया, ये लिखा हुआ है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के पीछे रीजन क्या होता है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दूसरे नाम भी हैं, हर्डल रेट, ऑब्स्टेकल रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हम ये जितना भी कैश फ्लो है उसको कितने परसेंटेज से डिस्काउंट करेंगे, 6%। चलो लिखो, मैं जैसा बोलता हूँ 1/1.06। डू इट। 1/0.94। 0.94 0.94 चलो फिर से वापस डिवाइड करो, 1. 4 0 पॉइंट, फिर से करो 0.88 0.89 89। चलो कोई बात, फिर आगे 84 0.84 84 79 79 एंड देन 7 7 5 5 5। अब इसको मल्टीप्लाई, 1316 देन 117 1174.8 ओके 75 सही है। सिर्फ चेक करते हो। अभी टोटल 5258 52, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। मतलब अगर मेरे इन्वेस्टर 8 होगा, 9 होगा, हाँ 9 वही हाँ 5258.8 था इससे। ओके। सो 5259। So if I sell a bond at rupees 5000, which gives 8% interest per annum, and the discount rate is 6%, then अब इसका रीजन बताता हूँ। देखो आपने कितना इंटरेस्ट दिया वो बताओ, 8%, और आपका डिस्काउंट रेट कितना है। जब भी ऐसा होगा ना कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा है और डिस्काउंट रेट कम है, तो बॉन्ड का वैल्यू आपकी फेस वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगा। If discount rate is lower as compared to interest rate, then it would be higher, value of bond would be higher. Suppose मैं इधर discount rate 6% की जगह 9% कर दूं ना, तो ये लेस देन 5000 हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 6% दो,
बट आप कितना दे रहे हो? 8%. इफ यू आर गिविंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब होगा बॉन्ड का वैल्यू, बॉन्ड इज सोल्ड एट प्रीमियम और बॉन्ड विल बी सोल्ड एट प्रीमियम। बट अगर जितना रिक्वायर्ड है उससे कम इंटरेस्ट दोगे, इसका मतलब बॉन्ड विल बी सोल्ड एट डिस्काउंट। जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा दे रहे हो तो बॉन्ड इज एट प्रीमियम, एनी सिक्योरिटी। तो जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है तो बॉन्ड इज एट डिस्काउंट। The next concept is of cost of convertible debenture. So what is a convertible debenture? The debenture holder gets an option, not an obligation. क्या है? Option to convert debentures into equity shares. The debenture holder has an option to convert डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कैश लेगा और गेट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ कैश। उसको कैश नहीं चाहिए तो वो उसके बदले में कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेगा, जैसा उसको सूटेबल लगता है, दैट ऑप्शन ही कैन एक्सरसाइज। द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर वेरी मच सिमिलर टू द रिडीमेबल, क्योंकि ये एनी वे रिडम्पशन तो हो ही रहा है। आप डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दोगे तो भी रिडम्पशन हो जाएगा, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा और आप कैश पे कर दोगे तो भी रिडम्पशन है। सो द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज वेरी मच सिमिलर टू द रिडम्पशन और रिडीमेबल डिबेंचर्स। While determining the redemption value, it is assumed that all debenture holders will select the option which has higher value. Obvious है ना? Suppose आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपके एक डिबेंचर के बदले में आपको 4 इक्विटी शेयर मिलेंगे और एक इक्विटी शेयर का वैल्यू है 32 रुपीज। आपने कैलकुलेट किया कि मुझे 128 रुपए की इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको एक डिबेंचर के बदले में 110 रुपए कैश दिया जाएगा। ऑब्वियस है, आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? विच? Equity share. इक्विटी शेयर, क्योंकि इसका वैल्यू हायर है ना? तो हम लोग यही देखो, ये लॉजिकली ऐसा है कि मुझे इक्विटी शेयर सेलेक्ट करना चाहिए, बट ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि आपको इक्विटी शेयर ही लेना पड़ेगा। सपोज मुझे कैश चाहिए तो नो बडी कैन डिनाई, बट हम अजम्पशन क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी अज्यूमिंग, दैट द डिबेंचर होल्डर्स विल सिलेक्ट दैट ऑप्शन विच हैज हायर वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली इट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। 99% लोग ऐसा ही करेंगे। एग्जाम्पल, अ कंपनी इशूड 10,000 15% convertible debentures of 100 each with a maturity period of 5 years। मतलब 5 साल तक आप इंटरेस्ट दोगे, उसके बाद या तो कैश रिपेमेंट हो जाएगा या तो उनको डिबेंचर के बदले इक्विटी शेयर। दे हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:10। 1:10 का मतलब यू विल गेट वन, sorry, in place of one debenture you will get 10 equity shares। आपके पास 100 डिबेंचर हैं तो आपको 1000 इक्विटी शेयर मिलेंगे। ये कन्वर्जन रेशियो है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 12 रुपीज एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ शेयर इज 5% पर एनम। मतलब अभी प्राइस 12 रुपए है और हमने ये विटनेस किया है कि हर साल हमारी कंपनी का प्राइस कितने परसेंटेज से बढ़ता है। बाय व्हाट परसेंटेज? 5। तो मतलब अगले साल वैल्यू कितना हो जाएगा? करो, 12 प्लस 5%। 12.6. 12.6। फिर कितना होगा? 12.6 इंटू या प्लस 5%? 13.23 13.23। फिर से 13.89 13.89 और फिर उससे आगे 14.5
14.59। ओके, आज 12 रुपए है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? मे बी आई हैव मेड अ मिस्टेक। ये 1 2 3 अभी एक और होगा ना, इंटू 1.05। 15.32। 15.32। चलो, माने 15.32 इंटू 10। जब मैच्योरिटी होगा तब आपको कितने रुपए की इक्विटी शेयर मिलेंगे एक डिवेंचर के बदले में? 153.20, है ना? और रिडम्पशन वैल्यू कितना होगा? कुछ भी नहीं बोला है तो एट पार। तो ऑब्वियसली आप क्या सिलेक्ट करोगे, इक्विटी या कैश? इक्विटी। इक्विटी। मतलब आज आपने कलेक्ट किया 100, आपको 5 साल के बाद कितने रुपए की इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं? 153.20, सॉरी, हमारे हिसाब से। और एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। मतलब 5 साल के बाद आप इतने रुपए की इक्विटी शेयर दे रहे हो, और आपको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 15%। तो 100 रुपए का 15% माने 15 रुपए। इस पे आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा? 35%। करो मल्टीप्लाई, 15 इंटू 0.65, ये हो जाएगा 9.75 एवरी ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स। इतना आप देने वाले हो। 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में आप 153 रुपीज के इक्विटी शेयर, और हर साल आप दोगे 9.75 रुपीज इंटरेस्ट। अभी ये रिडीमेबल डिबेंचर जैसा है, मैंने ऐसा बोला था, आई टोल्ड यू बिफोर। तो ये रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला है, हमने कल सीखा था, है ना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। क्या फॉर्मूला होगा? के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन। आरबी है रिडम्पशन वैल्यू, होल अपॉन आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। चलो, इंटरेस्ट कितना पे होगा एवरी ईयर? 15। रिडम्पशन वैल्यू 5 साल के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रुपए मिल रहा है? 153.2। आज हमको कितने रुपए मिले बॉन्ड, सॉरी, डिबेंचर इशू करके? 100, पीरियड 5 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट 16.09%। ये क्या मिला हमको? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। Our next topic is cost of preference share capital। इसमें कल हमने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हमें डिविडेंड देना पड़ता है। वी हैव टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, बट ये टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। मतलब डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो लिखा है ना, डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट चार्ज इन एक्सपेंसेस। उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज नहीं किया जाता है ना? is not considered as an expense, it is considered as an appropriation of after tax profit। सारा टैक्स पे हो जाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं। मतलब इसका हमें टैक्स लायबिलिटी रिडक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। सी, डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। मतलब जैसा हमको डिबेंचर में 1 माइनस टैक्स करने का मौका मिला था, है ना, हम लोग इंटरेस्ट करते थे ना, इधर ये वाला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ऐसा प्रेफरेंस डिविडेंड में करने का मौका नहीं मिलेगा। अदरवाइज जो डिबेंचर की फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला मैंने सिखाई थी बिफोर टैक्स वाली और ये रिडम्पशन वाली,
ये दोनों फॉर्मूला प्रेफरेंस शेयर में सेम है। चलो बता देता हूँ। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल मतलब जिसका रिडम्पशन नहीं होगा, जिसपे आप सिर्फ क्या दोगे, डिविडेंड, ओनली डिविडेंड इज पेड। इसको बोला जाता है परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स। परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर माने ये चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, कंपनी इसका रिपेमेंट करने के लिए उनको कोई कंपल्शन नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन ऑन द रीपेमेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, के पी बोला जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू पी डी, पी डी स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सपोज प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने के 4-5 साल हो गए, जरा थोड़ा टाइम चला गया है और फिर कैलकुलेट करना है, तो पीडी तो सेम टू सेम रहेगा, पर इधर हो जाएगा पी जीरो। पी जीरो का मतलब होगा करंट मार्केट प्राइस। ये एट द टाइम ऑफ इश्यू है, ये पोस्ट इश्यू है। आपको एग्जाम में देखना है, एग्जाम्पल में, कि आपको कॉस्ट कब का पूछा है, इश्यू के वक्त या करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब हमने इश्यू किया था 5 साल पहले, आज हमको वैल्यू ढूंढना है, तो आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। ये हुआ इररिडीमेबल, मतलब जिस प्रेफरेंस शेयर का हम रिडम्पशन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ डिविडेंड देने वाले हैं। ओके, दूसरा कॉस्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेट्स सी, मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला सेम डिबेंचर जैसा है, पीडी प्लस आरवी, आरवी स्टैंड्स फॉर रिडम्पशन वैल्यू, हम कितना पैसा लौटाएंगे, होल अपॉन आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। इसमें और डिबेंचर वाली फॉर्मूला में सिर्फ एक डिफरेंस है कि डिबेंचर में इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स था, क्योंकि हम डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे डिविडेंड पे करते हैं। यहाँ पे हम 1 माइनस टैक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। फॉर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स they have used this one, preference dividend upon P0. P0 is nothing but, इन लोगों ने लिखा है नेट प्रोसीड्स, पर नेट प्रोसीड्स का मतलब, सी एक्चुअल P0 का मतलब क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस, है ना। ओके, लेट्स सी, अब एग्जाम में एनपी लिखो या P0 लिखो, बोथ आर फाइन। सिर्फ ये देखना है कि अभी का वैल्यू ढूंढना है, अभी का कॉस्ट ढूंढना है, या प्रेफरेंस शेयर को इश्यू हुए 4-5 साल हो गए और आज का कॉस्ट ढूंढना है। मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ था 16-17 में और हम कॉस्ट ढूंढ रहे हैं 20-21 में। लेट्स सी हाउ इट इज डन। XYZ एंड कंपनी इश्यूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, उस पर हम लोग कितना इंटरेस्ट, सॉरी कितना डिविडेंड देंगे, 10%। तो PD कितना हो गया, 10 रुपए, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 10 रुपए। कितने में इशू किया, 95। कितने में इशू किया मतलब मुझे इतना मिलेगा, नेट प्रोसीड्स। इससे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखो 10/95 इंटू 100, द आंसर कम्स टू, आप एक प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ढूंढो या 1000 प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ढूंढो, परसेंटेज वाइज कॉस्ट तो सेम ही आने वाला है। Yes or no? yes sir. So, if R Energy is issuing preferred stock, nothing but preference shares of 100 per share with a stated dividend of ₹12, हमको डिविडेंड सीधा सीधा दिया हुआ है 12 रुपए, एंड अ फ्लोटेशन कॉस्ट को बोलेंगे इश्यू कॉस्ट। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर इश्यू करूंगा तो मुझे कितना % कॉस्ट आएगा, 3%। व्हाट डज दैट मीन,
कि अगर मैं 100 रुपए में प्रेफरेंस शेयर इशू करता हूं तो मुझे 3% ऑफ 100 खर्चा होगा, तो मेरे हाथ में नेट कितना आएगा? 97 डिवाइड करें और इससे मल्टीप्लाई। ओके, हर एक शेयर को इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट होता ही है ना। जैसे मान लो कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगा तो उसको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, काफ़ी सारी लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी, काफ़ी लोगों को, ब्रोकर, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, ये सब उसके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ना। मूविंग ऑन, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पहला पढ़ा था इरिडीमेबल, अभी पढ़ेंगे रिडीमेबल। मतलब क्या करेंगे, देखो पैसा वापस लौटाएंगे, पीडी प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरबी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। सी सेम है पूरा क्वेश्चन, आगे जो पढ़ा था वैसा ही, सिर्फ रिडम्पशन का थोड़ा सा टॉपिक उन लोगों ने ऐड कर दिया है। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर, 10% डिविडेंड, माने पीडी हो गया 10 रुपए। कितने में इशू किया? 95। कंपनी proposes to redeem the preference shares at the end of 10 years। ओके, तो एन भी मिल गया फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब मुझे पता है कि मुझे 10 साल के बाद पैसा वापस करना है, मतलब ये हो गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इधर लिखा भी है कितना वापस लौटाना है, वो नहीं लिखा है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, रिडम्पशन वैल्यू एट पार होगा, माने 100 रुपए। सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ फॉर्मूला में पुटअप करो ना। पीडी 10 रुपए, आरबी 100, एनपी 95, होल सॉरी डिवाइड बाय 10, that is number of years, whole upon 100 plus 95 divided by 0.1077, or we can say 10.77%.